डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर के कंटिन्यूशन में इस लेक्चर में हम पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स के रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में नॉर्मलाइजेशन करके कंप्लीट वेव फंक्शन साई को डिटरमाइन किया जाएगा। साथ ही अलग अलग स्टेट्स के लिए साई निकाला जाएगा और उसके इंटरप्रिटेशन को समझा जाएगा। साथ ही ऑर्थोगोनैलिटी का कंसेप्ट फॉर पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स को भी हम समझेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स को डिफाइन किया था। जब कोई पार्टिकल वन डायमेंशनल बॉक्स में ट्रैप होगा तो उसकी स्टेट्स को डिफाइन करने के लिए हमें वेव फंक्शन पता होना चाहिए, जिसको हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से निकालेंगे। इसका डेरिवेशन हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था और यहाँ पर हमें दो रिजल्ट्स मिले थे, दो सॉल्यूशन मिले थे जब हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करा था फॉर पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। तो एक रिजल्ट यहाँ पे ये था अल्फा इज इक्वल टू एन पाई अपॉन ए और दूसरा रिजल्ट था यहाँ पर साई इज इक्वल टू बी साइन 2 पाई एक्स अपॉन ए। सो यहाँ पर n यहाँ पे क्वांटम नंबर था, a यहाँ पे लेंथ ऑफ वन डायमेंशनल बॉक्स था और b एक कांस्टेंट था। अब जो ये पहला रिजल्ट था इसकी हेल्प से हमने एनर्जी ऑफ वन डायमेंशनल बॉक्स निकाला था। एनर्जी का एक्सप्रेशन हमने देखा था, ये निकल के आया था E इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8m स्क्वायर और इसके बेसिस पे जो भी कंक्लूजन्स थे वो हमने देख लिए थे। अब हम यहाँ पर जो ये वेव फंक्शन सेकंड रिजल्ट है साई इज इक्वल टू बी साइन एन पाई एक्स अपॉन ए, इसमें हमें ये जो बी पार्ट है कांस्टेंट पार्ट है इसको सॉल्व आउट करना है, इसको निकालना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर अब नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। सो टू नो द कंप्लीट वेव फंक्शन वी हैव टू यूज कंसेप्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन। वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करा गया था, तो ये रिजल्ट अभी जैसे मैंने अभी बताया था ये मिला था हमें। सो अब हम यहाँ पे कंप्लीट वेव फंक्शन निकालने के लिए नॉर्मलाइजेशन कंडीशन यूज कर रहे हैं। तो ये कंडीशन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 8 में बताया था। दिस इज साई स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेटिंग बिटवीन द लिमिट्स ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1। तो हमें यहाँ पे साई की जो वैल्यू थी इसको यहाँ पुट करना है और इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल एक्स ही है तो इसलिए यहाँ पे डी एक्स लिया है हमने और लिमिट्स यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी का मतलब है पूरे स्पेस में हम साई को यहाँ पर इंटीग्रेट कर रहे हैं। सो जब हम यहाँ पर साई की वैल्यू को पुट करेंगे और यहाँ पे हम इसे सॉल्व आउट करेंगे तो b कांस्टेंट है, तो अभी हमें यहाँ पर लिमिट्स को चेंज करना पड़ेगा सबसे पहले। तो लिमिट्स यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स के लिए है, लेकिन जैसे कि अगर हम वन डायमेंशनल बॉक्स को रिवाइज करें एक बार तो वन डायमेंशनल बॉक्स में पार्टिकल x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू a के बीच में ही मूव करता है। सो यहाँ पे जो लिमिट्स है पार्टिकल मूवमेंट की वो इतनी ही है 0 टू a, तो हम यहाँ पर लिमिट्स माइनस इन्फिनिटी की जगह 0 रख सकते हैं और प्लस इन्फिनिटी की जगह a रख सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन थी इस तरह से हमें मिल जाएगी, जहाँ पे अब हमने लिमिट्स 0 टू a रख दी है और क्योंकि b एक कांस्टेंट है तो वो इस इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा। स्क्वायर था यहाँ पे इस टर्म का, तो यहाँ पे बी स्क्वायर बाहर आ जाएगा और जो ये इंटीग्रेशन टर्म है इसका जब हम इंटीग्रेट करेंगे, ये सॉल्व आउट करेंगे तो इसका रिजल्ट हमें मिलेगा, इस पूरे का जो रिजल्ट आएगा ये हमको मिल जाएगा a अपॉन 2। ये इसका सॉल्यूशन है। अभी कैसे आया इसका हम डेरिवेशन, इसका जो ये सॉल्यूशन है ये हम बुक्स में देख सकते हैं। फिलहाल अभी हमें ये ध्यान में रखना है कि जब हम यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन कंडीशन जो है इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट्स ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1, इसमें जो साई की वैल्यू थी b साइन एन पाई एक्स अपॉन ए, ये वाली जो वैल्यू थी इसको जब हम पुट करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे तो क्योंकि b कांस्टेंट है तो वो इस इंटीग्रेशन के बाहर चला जाएगा और जो ये इंटीग्रेशन है इसका रिजल्ट मिलेगा हमें a अपॉन 2 और a अपॉन 2 को हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमें ये इक्वेशन इस तरह से मिल जाएगी b स्क्वायर a अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे अगर हम b को निकालेंगे तो b सॉल्व करके हमें इस तरह से मिल जाएगा b इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2 अपॉन a। सो द कंप्लीट वेव फंक्शन फॉर पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स इज गिवन बाय साई इज इक्वल टू रूट 2 अपॉन a, क्योंकि हमने b की वैल्यू रूट 2 अपॉन a पुट कर दी तो अब हमें कंप्लीट वेव फंक्शन मिल गया है साई इज इक्वल टू रूट 2 अपॉन a साइन एन पाई एक्स अपॉन a। और क्योंकि हमने नॉर्मलाइज करके ये वेव फंक्शन निकाला है तो हम इस वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज वेव फंक्शन बोलेंगे या फिर कंप्लीट वेव फंक्शन बोलेंगे फॉर पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। सो अब हम इस लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं।
ये जो एक्सप्रेशन है इसमें हम देख रहे हैं कि जो साई है ये एक कांस्टेंट पैरामीटर √2/a से रिलेटेड है और साथ में यहाँ पे एक साइन फंक्शन है और इस साइन फंक्शन में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पाई कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू 3.14 होती है हम जानते हैं, और x यहाँ पर जो ये पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स है इसमें 0 से a के बीच में x कोई वैल्यू है और ये जो साई फंक्शन है ये एक और पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है, n पे डिपेंड कर रहा है और n की वैल्यू हमने डिफाइन करी थी। n की वैल्यू शुरू होती है 1 से और 1 2 3 इस तरह से आगे बढ़ती चली जाती है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे साई n पे डिपेंड कर रहा है, किसी पर्टिकुलर पोजीशन x पर साई की वैल्यू n पे डिपेंड करेगा और ये एक साइन वेव की तरह मूव प्रेजेंट करा जाएगा, जिसको हम इस तरह से बना सकते हैं, ये इस तरह से प्रेजेंट करा जा सकता है। तो अब यहाँ पर ये जो फिगर हम देख रहे हैं इसमें कर्व है, ये जो एक वेव हाफ वेव प्रेजेंट करी जा रही है n=1 के लिए, ये रिजल्ट कहाँ से आया है, जब साई हम 1 निकालेंगे। यहाँ पे साई 1 कैसे निकाला जाएगा, जो मैंने भी बताया था √2/a, ये तो कांस्टेंट पार्ट है, साइन फॉर्मूला था n पाई x, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ये हो जाएगा पाई x/a। सो ये जो अलग अलग x के लिए जब साई को प्लॉट करा जाएगा तो हमें ऐसा कर्व मिलेगा। ये जो कर्व मैंने यहाँ पे शो करा है ये वाला कर्व हमें यहाँ पे मिलेगा जब x को a के साथ प्लॉट करा जाएगा, सॉरी x को साई के साथ प्लॉट करा जाएगा। इसी तरह से जब n की वैल्यू 2 होगी इसी एक्सप्रेशन में साई √2/a साइन n पाई x/a, तो यहाँ पे जब n की वैल्यू 2 पुट करी जाएगी तो जो हमें साई की वैल्यूज मिलेंगी वो इस तरह से प्लॉट करी जाएंगी x के साथ। सिमिलरली n=3 के लिए इस तरह से प्लॉट मिलेगा हमें और n=4 के लिए इस तरह से प्लॉट मिलेगा हमें। सो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो अलग अलग वेव्स मिलेगी हमें ये इस तरह से प्रेजेंट करी जाएंगी। और यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ नोड्स की बात करें तो नोड वो रीजन होगा, वो पॉइंट होगा इस वन डायमेंशन में जहाँ पे साई की वैल्यू क्या हो रही होगी, 0 हो रही होगी। तो हम जानते हैं कि साई की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, एक तो बाउंड्री कंडीशन में साई की वैल्यू 0 होती है, बट यहाँ पर हमें बाउंड्री कंडीशन को कंसिडर नहीं करना है। इस बाउंड्री के बीच में कहीं पर भी साई अगर 0 होता है तो उसको नोड बोला जाएगा। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ये एक नोड है, जैसे n=3 के लिए हम देख रहे हैं यहाँ पर नोड, हमें 2 नोड दिखाई दे रही हैं, एक नोड ये है और एक नोड यहाँ पर। इस तरह से n=4 के लिए हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ नोड्स कितनी है, 3 नोड्स हैं यहाँ पे। सो नोड्स यहाँ पर किस तरह से निकाली जाएंगी, नोड हो जाएगा n-1। नोड वो रीजन है, वो पॉइंट है, क्योंकि 1 डायमेंशन की बात करें तो हम यहाँ पे पॉइंट बोलेंगे और अगर 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन की बात करी जाएगी तो रीजन बोलेंगे वहाँ पे हम। सो नोड वो रीजन है इन 1 डायमेंशन, वो पॉइंट है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस 0 हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे नोड पॉइंट्स कौन से होंगे, कैसे निकाले जाएंगे, n-1 करके। सो अलग अलग क्वांटम नंबर के लिए यहाँ पे हमने नोड्स देख लिए हैं। अगर n की वैल्यू 1 होगी तो नोड 0 होता है, इसको हम फिगर में भी देख सकते हैं। इस तरीके से हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई नोड नहीं है। मैंने पहले ही बताया कि जो बाउंड्री कंडीशन है उनको कंसिडर नहीं करना है। x=0 और x=a के बीच का जो रीजन है वहां पे अगर कहीं साई बेस लाइन को टच करता है तो वो पॉइंट जो होगा वो पॉइंट नोडल पॉइंट बोला जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग क्वांटम नंबर्स के लिए नोड्स को हम निकाल सकते हैं आराम से। सो अगर इस पे क्वेश्चन पुटअप होगा तो इस तरह से पुटअप हो सकता है कि से 7th स्टेट के लिए नंबर ऑफ नोड्स कितनी होंगी, तो हम n-1 से निकाल सकते हैं। n की वैल्यू 7 है तो 6 यहाँ पर नोड्स होंगी। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं यहाँ पर कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी फॉर पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। सो ये पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स का लास्ट पार्ट है। लास्ट लेक्चर में हमने कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी पढ़ा था और ये भी हमने पढ़ा था कि ये कंडीशन सिर्फ 1 डायमेंशन के लिए प्रूव होती है, क्योंकि पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स एक 1 डायमेंशनल कंडीशन है। तो यहाँ पे हम कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी का डेरिवेशन या प्रूफ देख रहे हैं। सो हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे 2 श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस को विच आर रिटन इन 1 डायमेंशन। यहाँ पे 1 डायमेंशन में हम देख रहे हैं। सो क्योंकि 2 अलग अलग इक्वेशन है तो यहाँ पे जो वेव फंक्शन होगा इसको अलग अलग तरह से प्रेजेंट करा गया है। तो यहाँ पे साई पी और साई क्यू से प्रेजेंट करा गया है, और क्योंकि पार्टिकल का वेव फंक्शन डिफरेंट है तो उसकी एनर्जी, टोटल एनर्जी
EP है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी अलग VP है। इस तरह से जो दूसरा जो इक्वेशन लिया गया है उसमें कोरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन साई क्यू के लिए जो टोटल एनर्जी है वो EQ है और पोटेंशियल एनर्जी VQ है। अब हम यहाँ पर जो इक्वेशन 1 है उसको साई क्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इक्वेशन 2 को साई पी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी इस इक्वेशन को हम साई क्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इस इक्वेशन को साई पी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमें इस तरह से इक्वेशन मिल जाएगी। जो हम ये वाला जो पार्ट है इसके साथ साई क्यू आ जाएगा तो ये वाली टर्म हो जाएगी और इस वाली टर्म के साथ साई पी आ जाएगा तो हमें ये वाली टर्म मिल जाएगी और प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर इन दोनों टर्म्स में कॉमन था यहाँ पे और यहाँ पे, तो इसको हमने कॉमन ले लिया है यहाँ पर। और उसके बाद जो EP माइनस VP है इसके साथ साई पी लिखा था, साई क्यू से जब इसे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो ये वाली टर्म मिल जाएगी हमें। इसी तरह से ये जो दूसरी टर्म है इसमें भी 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर कॉमन था और EQ माइनस VQ जो था वो टर्म आ जाएगी और साई क्यू के साथ साई पी आ जाएगा, तो ये वाली टर्म इस तरह से बन जाएगा। अब हम यहाँ पर क्योंकि इस इक्वेशन में 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर साथ ही साथ साई पी और साई क्यू ये दोनों टर्म्स जो हैं ये यहाँ पर भी और यहाँ पर भी हैं, तो हम यहाँ पर ये सारी टर्म्स को कॉमन ले रहे हैं। सो हमने यहाँ पे ये जो दो टर्म्स हैं इनको सिंप्लीफाई करके इस तरह से लिख लिया है 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर साई पी साई क्यू और देन ये EP माइनस VP माइनस EQ प्लस VQ, तो ये टर्म यहाँ से डिराइव होकर के आई है। और इधर हम देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा है। ये जो टर्म है इसमें हम देख रहे हैं कि रिवर्स डिफरेंशिएशन की कंडीशन फॉलो हो रही है। सो अगर हम यहाँ पर d/dx करें इस टर्म के लिए तो हमें ये रिजल्ट मिलेगा, तो यहाँ पे हम रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अब ये जो इक्वेशन नंबर हमें 3 मिली है इसको हम फर्दर सॉल्व कर रहे हैं। इस तरीके से हमने कंडीशन ली है यहाँ पे कि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं इस इक्वेशन नंबर 3 को विद रिस्पेक्ट टू x ओवर द होल स्पेस, पूरे स्पेस यानी -∞ टू +∞ की कंडीशन में हम इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं। सो क्योंकि जो बाउंड्री कंडीशंस है वहाँ पे साई और v ये 0 है एट इन्फिनिटी, सो यहाँ पे जो ये पहली टर्म है ये जो टर्म है ये 0 हो जाएगी और साथ ही साथ यहाँ पे जो VP और VQ टर्म्स हैं ये भी 0 हो जाएंगी अगर हम बाउंड्री कंडीशंस यूज करेंगे। सो जो ये वाली टर्म है इसमें बस ये वाला जो पार्ट है आगे वाला पार्ट ये बचा रह जाएगा और EP वाला पार्ट बचा रह जाएगा और EQ वाला पार्ट बचा रह जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 हमें इस तरह से इक्वेशन नंबर 4 की फॉर्म में मिल जाएगी। अब हम यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो ये 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर जो है ये तो कांस्टेंट टर्म है, EP माइनस EQ ये दूसरा पार्ट है इस इक्वेशन का और यहाँ पे फिर एक इंटीग्रल है, इंटीग्रल within the limits of integration within the limits of -∞ to +∞ psi p psi q, और ये जो इंटीग्रल है इसके साथ यहाँ पे dv भी आएगा, यहाँ पे भी dv आएगा। सो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो एनर्जी टर्म्स है ये जो दो वेव फंक्शन थे इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी वैल्यूज डिफरेंट थी, तो EP माइनस EQ 0 तो नहीं होगा, या हम ऐसे कह सकते हैं कि EP और EQ बराबर नहीं होंगे और अगर ये बराबर नहीं होंगे तो ये वाली टर्म 0 नहीं होगी, तो इसका मतलब है ये वाली टर्म 0 होगी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए। सो यहाँ पे ये जो इक्वेशन मिल रही है हमें इक्वेशन नंबर 5 ये यहाँ पे कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी है। इसका मतलब है कि जो साई पी और साई क्यू वेव फंक्शंस हैं ये ऑर्थोगोनल वेव फंक्शंस हैं और इस तरह से ऐसे वेव फंक्शन के लिए हम लीनियर कॉम्बिनेशन कर सकते हैं ऑफ ऑर्थोगोनल वेव फंक्शंस। अगर हम सिंपल शब्दों में समझें तो ऑर्थोगोनल वेव फंक्शंस वो वेव फंक्शंस होंगे जो इक्वेशन नंबर 5 में जो कंडीशन दे रखी है इसको सेटिस्फाई करेंगे। सो जो ये कंडीशन है ऑर्थोगोनैलिटी की फॉर अ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, ये पेपर में इसका डेरिवेशन पूछा जा सकता है और हमसे ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन भी पूछी जा सकती है जो कि अभी मैंने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 5 में आपको बताया था। सो पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स में इतना ही। अब कमिंग लेक्चर्स में हम पार्टिकल इन 2 डायमेंशनल बॉक्स एंड 3 डायमेंशनल बॉक्स का केस देखेंगे। सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू।